चलिए दोस्तों, 4 नंबर चैप्टर को समझ लिए थे और आंसर अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो कल जो है चौथा नंबर चैप्टर का आंसर अपलोड कर देंगे शाम तक। और आज तक बनाइएगा प्रश्नों को। कल आपको क्लास लेकर तब हम जाकर आंसर बनाएंगे और फिर लोड कर देंगे। तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि 4 नंबर का आंसर अब तक मिला नहीं है। तो चलिए 5 नंबर की शुरुआत कर देते हैं। क्या क्लास भी आते हैं तो कोबरा सेंट मार कर आते नहीं, आते हैं एकदम पूरा एकदम गमागम करते रहता है। चलिए तो 5 नंबर में क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट। वित्त बाजार। अब समझिए इसको कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान देने वाला अगर कोई है तो वो उस देश का वित्त बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है। अब यह फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम होता है, इसका काम मुख्य ये होता है फाइनेंशियल मार्केट का कि यह पूंजी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। यह पूंजी को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि हम आपके बचत से पूंजी का निर्माण हुआ। अब वह पूंजी उन लोगों को चाहिए जो निवेश करने के इच्छुक है कि नहीं है। अब जो निवेश करने के इच्छुक है वो जाकर ऋण लेता है और ऋण लेने के बाद वो क्या करता है, निवेश करता है। तो वित्त बाजार क्या करते हैं, वित्त के मांग पक्ष और वित्त का पूर्ति करने वाले को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। ध्यान दे रहे हैं बात को। वित्त बाजार का काम होता है पूंजी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाना, या वित्त बाजार का मुख्य काम होता है वित्त के मांग पक्ष को और वित्त के पूर्ति पक्ष को क्या करना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना। फॉर एग्जाम्पल, हमने बैंकों में पैसा जमा कर दिए। अब बैंक क्या करेगा, लाउड स्पीकर लेगा, हल्ला करेगा कि जी किसको ऋण लेना है, किसको ऋण लेना है। नहीं, बैंक अब उस प्लेटफॉर्म पर जाएगा जहां पर ऋण लेने वाले लोग लाइन में खड़े हैं, और उसी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, वित्त बाजार। बैंक वित्त बाजार में पहुंच जाएगा। अब वित्त बाजार का काम है जिनको जिनको ऋण की जरूरत है उस पक्ष को भी लेकर वो बैठा हुआ है। वित्त देने वाला, वित्त लेने वाला, फाइनेंस करने वाला, फाइनेंस लेने वाला, दोनों एक जगह है। इससे क्या होगा, इससे जिसको जरूरत है उसे फाइनेंस हो जाएगा, यानी दोनों की जरूरत क्या हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। तो वित्त बाजार का यही काम है, जिसको फाइनेंस की जरूरत है उसको लाना, और जो फाइनेंस करेगा उसको लाना, और दोनों को मिला देना ताकि पूंजी एक जगह से दूसरे जगह आसान तरीके से क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो इस बात को समझे कि ना वित्त बाजार क्या है? आप ध्यान दीजिए। फाइनेंस का मतलब समझते हैं ना, पूंजी समझते हैं ना। तो सबसे पहले ये समझिए है वित्त की पूर्ति कौन करता है, वित्त की पूर्ति कौन करता है, या फाइनेंस का निर्माण कौन करता है। फाइनेंस का निर्माण करता है कौन, परिवार के लोग। परिवार यानी कि जो बचत करते हैं उससे निर्माण होता है किसका, वित्त का। ये बचत कहां पर होते हैं, व्यापारिक बैंक में होते हैं। कहां होते हैं, व्यापारिक बैंक में होते हैं, या अन्य कोई वित्तीय संस्था हो गया, जैसे वित्तीय संस्था, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, LIC। उसके बाद क्या हो गया, बीमा कंपनी हो गया। तो इन सब के पास क्या रहता है, पैसा रहता है क्या, फाइनेंस करने के लिए।
हमने अपना पैसा बैंकों में जमा किए हैं तो बैंकों भी वो पैसा लेकर जमा रखेगा नहीं, उसे लगाएगा, जिनको जरूरत है उसको क्या करेगा, ऋण प्रदान करेगा। अब किसको ऋण की जरूरत है ये बैंक कैसे समझेगा, तो बैंक आ जाएगा कहां पर, अब वित्त बाजार पहले से उस सबको पकड़ के रखा हुआ है कि आपको जरूरत है तो आप यहां पर रहिए। तो एक अर्थव्यवस्था में वित्त की पूर्ति किसके द्वारा होती है, और कुछ विदेशी कंपनियां भी होती है फाइनेंस करने वाले, विदेशी कंपनियां भी होती है। तो ये लोग वे लोग हैं जो वित्त की क्या करते हैं, पूर्ति करते। कहां, अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में फाइनेंस के लिए जो रुपया आता है वो कौन कौन सप्लाई करता है उस रुपया का, परिवार, वो अपना बचत करते हैं, वही बचत चला आता है कहां पर, वित्त बाजार में। बैंक, बैंक से हम जो पैसा जमा करते हैं बैंकों में जमा करते हैं, फिर बैंक उसी जमा पैसे को ऋण देने के लिए उपलब्ध करवाती है, किसको, वित्तीय संस्था एलआईसी भिन्न भिन्न पॉलिसियां बेचकर लोगों का छोटा छोटा धन करके इकट्ठा करती है, और फिर इकट्ठा कर करके कहां आ जाती है, वित्त बाजार में, और देखती है कि कहां पर पैसा जरूरी है, उसको फिर एलआईसी अपने तरफ से देती है। ठीक वही करती है बीमा कंपनी भी, क्या करती है, हम जो बीमा कराते हैं पॉलिसी भरते हैं तो क्या बीमा कंपनी उस पैसे को लेकर बैठल रहता है, नहीं, उस पैसा को फिर किसी और को फाइनेंस कर देता है उस पैसा से। तो कहां पर जाकर फाइनेंस होगा, वित्त बाजार में। और वित्त की मांग किसको है, वित्त की मांग किसको है, तो वित्त का मांग उन्हें पड़ती है जो करना चाहते हैं क्या, व्यापार। वित्त की मांग किन्हें पड़ती है, उद्योग। वित्त का मांग किसे होती है, कृषि। वित्त की मांग किसे होती है, सरकार। यानी कि इन चीजों, इन लोगों को हमेशा पैसा की क्या है, जरूरत है, इन लोग के पास पैसा है। तो वित्त बाजार का काम है कि इस जिनको पैसा की जरूरत है उसको एक जगह लाना, और ये जो पैसा दे सकता है उसको भी एक जगह लाना, और यही काम दोनों को एक जगह ला करके वित्त की मांग और पूर्ति कर करके, और यह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो वित्त बाजार का यही काम है, जो जिसके पास पैसा है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, और जिसको उस पैसा की जरूरत है उसी को उसी प्लेटफॉर्म पर लाना। इससे क्या होगा, इससे आसान तरीके से जिन्हें पैसा की जरूरत है उसके पास पैसा पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, है? और इससे क्या फायदा होगा, इससे दो फायदा होगा, दो फायदा इससे तो स्पष्ट रूप से होगा। एक कि लोगों को अधिक गति से, अधिक तेज गति से आय प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब पैसा कमा करके बैठे हुए, नहीं हम किसी को नहीं देंगे, बैंक वाला कर लाइए ना पैसा रख ले, यहाँ भाई रख ले रहेगा, ऊपर से हम ब्याजो देंगे, नहीं देंगे हम। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी आय में थोड़ा मतलब उसकी आय जो है नहीं बढ़ पाएगी। वही पैसा रखे हुए है और जा करके डाल दिया कहां पर, वित्त बाजार में। वित्त बाजार में डाल दे तो उसे कुछ ना कुछ तो ब्याज की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। तो मूलधन तो उसका रखा हुआ है, लेकिन ब्याज के रूप में उसे अतिरिक्त आय होने लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वित्त बाजार का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यह लोगों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका देती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूंजी उस जगह पर चले जाती है जहां सच में पूंजी की क्या है, आवश्यकता है। क्लियर है बात, समझ गए। वित्त बाजार क्या है, समझे कि नहीं समझे। वित्त बाजार वह बाजार होता है जहां पर वित्त के मांग पक्ष और वित्त का पूर्ति पक्ष दोनों एक जगह रहते हैं। और इससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये है कि पैसा उन जगहों पर पहुंचता है जहां पर पैसे की जरूरत है। दूसरा ये कि लोगों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। कैसे मौका मिलता है अतिरिक्त आय, तो ये सब व्यक्ति जो वित्त लेगा, इन सब व्यक्तियों को ये सब जो फाइनेंस करेगा, तो ये सब इन लोगों को क्या प्रदान करेंगे, ब्याज प्रदान करेंगे, लाभांश प्रदान करेंगे। इससे इन लोगों को अतिरिक्त आय होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना,
समझ गए वित्त बाजार क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का अर्थ क्या होता है, समझ गए ना? फाइनेंशियल मार्केट का काम है बैंक को और उद्योग को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहे हैं दोनों टर्म के लिए फिलहाल। अब शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ होगा, उस पर भी हम आएंगे। फिलहाल वित्त बाजार के बारे में कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? कि वित्त बाजार एक ऐसा प्रणाली है जिसमें वित्त के मांग पक्ष और वित्त के पूर्ति पक्ष दोनों एक जगह पर आकर के एक दूसरे के जरूरत को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। वित्त बाजार से लोगों को दो फायदे तुरंत होता, एक उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका मिलता है और दूसरी सबसे बड़ी फायदा अर्थव्यवस्था को यह होता है कि पैसा जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी वो पैसा वहां पहुंचा जहां उसकी क्या है। अगर वित्त बाजार नहीं रहा, ठीक से काम नहीं किया, तो आपका अर्थव्यवस्था ठीक से विकास नहीं करेगा, क्योंकि इन सब लोगों को पैसा नहीं मिलेगा ठीक से, तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में निवेश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इन सब क्षेत्रों में निवेश नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपके अर्थव्यवस्था बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो आर्थिक विकास कितनी तेजी से होगी या इस पर भी निर्भर करता है कि उस देश का वित्त बाजार कैसा है। क्लियर हुआ बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब हम वित्त बाजार के कुछ विशेषताओं पर बात करते हैं। वित्त बाजार क्या है ये तो आप समझ ही गए हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? अब वित्त बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है? वित्त बाजार हमें हमारे बचत को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। वित्त बाजार हमारे बचत को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है, जिसके कारण हमें अतिरिक्त आय प्राप्त करने का मौका प्राप्त होता है। हम जो बचत करते हैं वो बचत कहां पर जाकर निवेश हुआ, आपको पता चला? नहीं पता चला। हमने अपने बचत को किसी बैंक में जमा किए हैं और बैंक उस पैसे को लेकर फाइनेंशियल मार्केट में आ गया है। फाइनेंशियल मार्केट में उधर बंबई का 2-4 को व्यापारी बैठा हुआ है और वो बचत वाला पैसा जो है बैंक उसी को फाइनेंस कर दिया। लीजिए आपका बचत, आप यहां पर है और आपका बचत का पैसा कहां पहुंच गया है? मुंबई पहुंच गया है। और ऐसा कमाल कौन किया है? वित्त बाजार किया है, फाइनेंशियल मार्केट किया है। तो फाइनेंशियल मार्केट आपके बचतों को गतिशील बनाते हैं। आपके बचतों को वित्त बाजार ऐसे जगह भेजने में कामयाब होते हैं जहां पर उसकी क्या है? जरूरत है। इससे क्या होता है? इससे आपको अधिक ब्याज दर से मिलेगा और आप अतिरिक्त आय अर्जित कर पाइएगा। दूसरा, जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर पैसा पहुंच भी गया। तो वित्त बाजार की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हमारे बचत को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। अब ध्यान दीजिए कि एक बात यहां पर ध्यान देने का है कि वित्त बाजार में कोई व्यक्ति कैसे ऋण लेगा। तो वित्त बाजार में कई प्रकार के सिक्योरिटीज होते हैं, प्रतिभूतियां होती है। वित्त बाजार में क्या होते हैं? कई प्रकार के प्रतिभूतियां होती है। उसी प्रतिभूतियां में ये पूर्ति पक्ष जब चाहे निवेश कर सकते हैं और जब चाहे निवेश निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? समझ गए ना? तो वित्त बाजार की सबसे प्रमुख खासियत क्या है कि हमारे बाजार को क्या बनाता है? गतिशील बनाता है। दूसरा काम यह है कि यह प्रतिभूति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज, प्रतिभूति क्या कहते हैं? अब यह प्रतिभूति क्या है? प्रतिभूति वित्त बाजार का एक इंस्ट्रूमेंट है। वित्त बाजार का क्या है? जिसको फाइनेंस की जरूरत है वो क्या जारी करेगा? प्रतिभूति। जिसको फाइनेंस करना है वो उसका क्या ले लेगा? प्रतिभूति ले लेगा। समझे कि नहीं समझे? एक कंपनी को ऋण की जरूरत है तो कंपनी क्या जारी करेगा? ऋण देने वाले उसका प्रतिभूति क्या करेगा? खरीद लेगा।
और ये प्रतिभूति की निश्चित समय सीमा होती है कि इतने दिन के बाद यह प्रतिभूति फिर हम ले लेंगे, आप जो मूलधन हमको दिए हैं वो हम आपको क्या करेंगे, लौटा देंगे। और जब तक प्रतिभूति आपके पास रहा है तब तक हम आपको कुछ ना कुछ ब्याज देते रहेंगे। तो वित्त बाजार में जो पैसे निवेश किए जाते हैं किसके माध्यम से, प्रतिभूति। जिनको ऋण की जरूरत है, जिनको फाइनेंस की जरूरत है, वो क्या जारी करेगा, प्रतिभूति जारी करेगा। कौन कौन करेगा इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो क्या जारी करेगा, और जो फाइनेंस करेंगे वो उसका प्रतिभूति खरीद लेगा। खरीदने से पैसा जिनको चाहिए उनके पास चला गया और रसीद के रूप में आपके पास क्या आ गया, प्रतिभूति, जिससे साबित होता है कि हाँ हम पैसा उसको दिए। जितना दिन प्रतिभूति रखेगा उतने दिन का आपको ब्याज दर मिलता रहेगा और समय पूरा होती है आपका मूलधन क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो वित्त बाजार न सिर्फ बचत को गतिशील बनाता है बल्कि वित्त बाजार में बिकने वाले प्रतिभूति में तरलता बनाए रखता है। प्रतिभूति में तरलता बनाए रखता है। प्रतिभूति में क्या करता है, तरलता बनाए रखता है वित्त बाजार। क्लियर हो गया, बात को समझ रहे हैं। वित्त बाजार का पहला काम क्या है, बचत को क्या करना। दूसरा प्रतिभूति में तरलता। प्रतिभूति क्या है समझ गए, फाइनेंस लेने वाली या जिनको ऋण की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, वो क्या जारी करेगा, जो पैसा देना चाहता है वो क्या खरीद लेगा, प्रतिभूति। अब उस प्रतिभूति का रेट क्या होगा, तो रेट क्या होगा ये कहां पर तय होता है, वित्त बाजार। क्योंकि वहां दोनों पक्ष है, मांग करने वाला भी और डिमांड करने वाला, दोनों को एक जगह पर ले आया है कौन, वित्त बाजार। तो निश्चित तौर पर अगर जब मांग अधिक होगी तो प्रतिभूति का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फूर्ति अधिक हो जाएगी प्रतिभूति का दाम। तो प्रतिभूति का दाम घटना बढ़ना या प्रतिभूति के दाम में तरलता बनाए रखने का भी कार्य कौन करता है, वित्त बाजार करता है। अगर वित्त बाजार नहीं रहता तो जिनको जरूरत है पैसों की, जिन कंपनियों की, वो प्रतिभूति जारी करता। अगर वित्त बाजार नहीं रहता तो कोई उसके प्रतिभूति पर ध्यान ही नहीं देता कि क्या जारी हुआ नहीं जारी हुआ। अभी क्या है, जिनको जरूरत है अपना प्रतिभूति जारी किया और वित्त बाजार सबको, फूर्ति पक्ष का सारे आदमी को लेकर बैठा हुआ है। तुरंत उसका खरीदार, तुरंत जो है लोग देखेंगे क्या व्यवस्था नहीं व्यवस्था, उसको खरीदना चाहेंगे। इससे क्या होगा, इससे प्रतिभूति में क्या उत्पन्न होगी, तरलता उत्पन्न होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद वित्त बाजार की तीसरी विशेषता होती है, यह पूंजी को उन क्षेत्रों में पहुंचाते हैं जहां इनकी जरूरत है, जहां इनकी जरूरत है, या पूंजी को उन क्षेत्रों में पहुंचाते हैं जहां इनकी जरूरत है। अगर यह बाजार नहीं रहेगा तो पूंजी अपनी जगह पर ही रहेगा, उन जगहों पर नहीं पहुंच पाएगा जहां उसकी क्या है, जरूरत है। क्लियर है। तो ये सब वित्त बाजार के क्या है, कार्य है कि वित्त बाजार हमारे बचत को क्या करता है, गतिशील बनाता है। वित्त बाजार प्रतिभूति में क्या रखता है, या पूंजी को उन क्षेत्रों में पहुंचा देते हैं जहां इनकी जरूरत है। अब ध्यान दीजिए कि वित्त बाजार का एक और काम है कि यह प्रतिभूति जारी करने वाले और प्रतिभूति खरीदने वाले, अर्थात ऋण जिसको चाहिए उसके बारे में भी, ऋण प्रदान करने वाले, दोनों के बारे में सारी जानकारी अपने पास इकट्ठा रखता है। और जिनको जब जानकारी की जरूरत होती है वित्त बाजार उसको जानकारी उपलब्ध करवा देता है। क्लियर है, ध्यान देना बात को, ध्यान दीजिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं वित्त बाजार पर, तो ये मत सोचिए कि ये बाजार कहीं पर है, ठीक है, ये बाजार कहीं पर है नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, वित्त बाजार है। हर जगह जहां पर बैंक है, उद्योग है, कृषि है, सरकार है, वित्तीय संस्था है, व्यापारिक बैंक है, परिवार है, बीमा कंपनी है, वो सब किसके अंग हो गए हैं, वित्त बाजार के। ऐसा नहीं कि कहीं पर वित्त बाजार है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट मत नहीं लाए हैं, नहीं, एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, वित्त बाजार।
अब इस प्रोसेस के अंतर्गत सबसे बड़ा बाजार जो है वो शेयर मार्केट है आएगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट से पहले बहुत कुछ को समझना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया? क्लियर क्या हुआ कि वित्त बाजार का क्या काम है, देख लिए, समझ गए? तो हाँ हाँ जी, आम आदमी का बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां नहीं है। तो क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए? आपसे पूछ सकता है कि एक अर्थव्यवस्था में वित्त की पूर्ति करने वाले कौन कौन होते हैं? क्लियर है? एक अर्थव्यवस्था में वित्त की पूर्ति परिवार, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कंपनियों के द्वारा होती है। एक अर्थव्यवस्था में वित्त की मांग या वित्त की जरूरत किन्हें है? वित्त बाजार का काम है वित्त की पूर्ति करने, वित्त को इंग्लिश में फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस की पूर्ति करने वाले और फाइनेंस की मांग करने वाले को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। एक प्लेटफॉर्म पर लाने से दो फायदे तुरंत होते हैं, लोगों को अधिक दर से आय प्राप्त होती है और पैसा वहां पहुंचता है जहां उसकी, और यही काम करता कौन? और वित्त बाजार में कई तरह की विशेषताएं होती है। जैसे वित्त बाजार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे बचत को यह क्या करता है? गतिशील करता है। यह व्यवस्था नहीं रहेगी तो हमारी बचत एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगी, यह उन जगहों पर नहीं पहुंच पाएगा जहां सच में उसकी जरूरत है। अब वित्त बाजार में कैसे खरीदे बेचे जाते हैं? तो वित्त बाजार में कई सारे सिक्योरिटीज होती है, प्रतिभूति होती है, जिनको वित्त की जरूरत है वो जारी क्या कर देगा? प्रतिभूति, और खरीद लेगा कौन? मांग करने वाला। जैसे जरूरत है वित्त की किसको? तो उद्योग जारी करेगा क्या? प्रतिभूति कहां आएगा? वित्त बाजार में कौन बैठल है? देखेगा कि प्रतिभूति कैसा है, खरीद लेगा। खरीदने से प्रतिभूति, इसके पास पैसा, अब प्रतिभूति पर निश्चित दर पर ब्याज दर दी जाती है और समय पूरी होने पर प्रतिभूति पुनः किसको लौटा देगा? या बैंक, उद्योग को। अब मूलधन फिर उद्योग क्या करेगा? वापस कर देगा। क्लियर है? बात समझ गए कैसे वित्त बाजार में खेल हुआ? अब आते हैं वित्त बाजार को, पूरे भारत के वित्त बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। भारत के पूरे वित्त बाजार को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक मुद्रा बाजार, और दूसरा पूंजी बाजार। भारत के पूरे वित्तीय व्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अब ये भी कोई बाजार नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं पर बाजार है, मुद्रा बाजार है, कहीं पर पूंजी बाजार है, बल्कि एक व्यवस्था का नाम यहां पर बाजार दिया गया है। जब ऐसी प्रतिभूति जिसका भुगतान एक वर्ष से कम समय में ही हो सकता है, तो उस प्रतिभूति का खरीदना बेचना क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार। यानी मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पर इस्तेमाल होने वाली प्रतिभूति की भुगतान अवधि एक साल से क्या होती है? कम होती है। यानी कि ऐसे बाजार जहां पर अल्पकालीन, अल्पकालीन का अर्थ क्या होता है? अल्पकालीन प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। अल्पकालीन प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है, अल्पकालीन प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है, तो उसी बाजार को क्या कहते हैं, या उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन हो, लेन देन किसके बीच होता है? वित्त के मांग पक्ष और वित्त के पूर्ति पक्ष के बीच हमेशा होता है। तो जब वित्त के मांग पक्ष और वित्त के पूर्ति पक्ष के बीच कैसा प्रतिभूति? अल्पकालीन प्रतिभूति, मतलब ऐसी प्रतिभूति जिसका भुगतान कितने? एक साल से कम समय में। यानी जो अल्पकालीन प्रतिभूति जारी करेगा, जो अल्पकालीन प्रतिभूति जारी करेगा, वह प्रतिभूति का मूलधन एक साल से पहले लौटा देगा जिससे फाइनेंस या जिससे ऋण लिया है। क्लियर हो गया? बात समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बाजार जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है उस बाजार को क्या कहते हैं? या अल्पकालीन प्रतिभूतियों के खरीदने बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने की प्रक्रिया कौन क्या कहते हैं? और ऐसा बाजार जहां पर दीर्घकालीन प्रतिभूति, जहां पर दीर्घकालीन का मतलब जहां पर दीर्घकालीन प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है उसको क्या कहते हैं? पूंजी बाजार। या दीर्घकालीन प्रतिभूति के खरीदने बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूंजी बाजार। तो भारत के वित्तीय बाजार को कितने भागों में बांटा गया? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? मुद्रा बाजार कोई एक भौतिक या कोई अस्थाई बाजार नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का नाम है। जब वित्त के मांग पक्ष और वित्त के पूर्ति पक्ष के बीच अल्पकालीन प्रतिभूति का क्रय विक्रय होगा तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मुद्रा बाजार कहेंगे। और जब वित्त के मांग पक्ष और वित्त के पूर्ति पक्ष, मांग पक्ष पूर्ति पक्ष कौन है इसमें क्लियर है ना? तो जब इन दोनों के बीच दीर्घकालीन प्रतिभूति का क्रय विक्रय होगा क्या कहलाएगा? पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में होने वाले सारी प्रक्रिया पर नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। अब पूंजी बाजार में होने वाले सभी प्रक्रिया पर नियंत्रण कौन रखता है? सेबी। यानी आरबीआई और सेबी दोनों ऐसी संस्था है जो भारत के पूरे वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करके रखता है। सेबी का काम किस बाजार को कंट्रोल करना है? आरबीआई का काम किसको कंट्रोल करना है? कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए? तो पहले किसके बारे में पढ़ ले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वित्त बाजार क्या करते हैं? वित्त बाजार जिनको पैसे की जरूरत है, जो पैसा लगाना चाहते हैं, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। वित्त बाजार में दो पक्ष होते हैं। वित्त बाजार में वित्त के मांग पक्ष, वित्त के मांग पक्ष उद्योग, सरकार, कृषि और व्यापार है। पूर्ति पक्ष परिवार, बैंक, बीमा कंपनी और वित्तीय संस्था है। विदेशी विनियोजक भी वित्त के पूर्ति पक्ष में सम्मिलित होते हैं। वित्त बाजार में कोई पैसा कैसे लगाएगा या कोई उधार कैसे लेगा, तो इसके लिए वित्त बाजार में कई सारे प्रतिभूतियां होती है। कई सारे प्रतिभूतियां मुख्यतः दो प्रकार के, अल्पकालीन और जिनको पैसा की जरूरत है वो क्या जारी करेगा, और जो पैसा लगाना चाहता है वो क्या खरीद लेगा? प्रतिभूति। प्रतिभूति पर ऋण लेने वाले या फाइनेंस लेने वाले उद्योग, व्यापार, सरकार या कृषि क्षेत्र निश्चित दर से ब्याज उपलब्ध करवाते हैं पूर्ति पक्ष को, और पूर्ति पक्ष को इससे क्या फायदा हुआ, तो उसका आय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर हो गया इतना बात? पूरे वित्त बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का आशय किसी बाजार से नहीं बल्कि एक खास प्रक्रिया से है। बात को समझ गए? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का अर्थ किसी एक खास प्रक्रिया से है, और वो प्रक्रिया लेन देन से है। अल्पकालीन प्रतिभूति का लेन देन कैसा बाजार? दीर्घकालीन प्रतिभूति का लेन देन। मुद्रा बाजार पर नियंत्रण कौन रखता है? पूंजी बाजार पर। मुद्रा बाजार पर किसका नियंत्रण? और क्या नाम है, पूंजी बाजार पर सेबी। क्लियर हो गया? पहले अब किसको पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है तो प्रश्न कर सकते हैं। मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुद्रा बाजार क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ, आपको प्रतिभूति के बारे में बताएंगे, कौन प्रतिभूति कौन जारी करेगा, कौन खरीदेगा, सब कुछ हम क्लियर कर रहे हैं इसको। आते हैं पहले किस बाजार पर? मुद्रा बाजार किस जिला में स्थित है? मुद्रा बाजार कहीं स्थित बल्कि प्रक्रिया का नाम है। हाँ, इस
चैप्टर में कई ऐसे चीज है जो बार बार कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन पैदा कर देगा। कहिएगा कि इतना कंफ्यूजन का है, हम बाजारे जाकर देख लेंगे, अब बाजार कहीं मिलेगा नहीं। तो मुद्रा बाजार कोई भौतिक बाजार नहीं है, बल्कि एक खास प्रक्रिया का नाम है। वो प्रक्रिया है अल्पकालीन प्रतिभूति की खरीद और बिक्री। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब मुद्रा बाजार की क्या खासियत है? तो पहला तो खासियत है कि यहाँ केवल कैसे प्रतिभूति खरीदे बेचे जाते हैं? अल्पकालीन। क्या मुद्रा बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूति को खरीदता बेचा जाता है? मुद्रा बाजार में, ठीक है, दूसरी विशेषता मुद्रा बाजार में अत्यधिक तरलता होती है। क्या होती है? अत्यधिक तरलता। अत्यधिक तरलता मतलब लोग खूब खरीदता बेचता है। तुरंत प्रतिभूति जारी होती है, तुरंत बिक जाता है, फिर तुरंत जारी होता है, फिर तुरंत बिक जाता है। यानी कि खरीद बिक्री काफी ज्यादा होना का मतलब ही क्या है कि अत्यधिक तरलता है। यानी कि इस बाजार में वित्त की मांग पक्ष पूर्ति पक्ष के बीच काफी ज्यादा कारोबार होते हैं। इतना कारोबार पूंजी बाजार में नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार पूंजी बाजार के तुलना में मुद्रा बाजार में तरलता काफी अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर प्रतिभूतियों का और खास सिर्फ किस प्रतिभूति का बहुत ज्यादा खरीद बिक्री होती है। तो मुद्रा बाजार में तरलता, अब फिर भी तरलता तो अधिक होती ही, फिर भी तरलता बनाए रखने के लिए, मुद्रा बाजार में तरलता को बनाए रखने के लिए सरकार ने डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना किया है। कब? 1988 में। ठीक है, डिस्काउंट पूछा हुआ प्रश्न है। फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है? और इस डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का एक ही काम है कि मुद्रा बाजार में जो भी प्रतिभूति आया है उसमें क्या पैदा करके रखना? तरलता। यानी डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया का स्थापना सरकार इस उद्देश्य से किया है कि यह मुद्रा बाजार में तरलता हमेशा क्या होगा? बनाए रखेगा, कभी भी तरलता को कम होने नहीं देगा। ध्यान दीजिए, व्यवहारिक रूप से ही मुद्रा बाजार में तरलता काफी अधिक होती है। और तरलता अधिक होने का तात्पर्य यह है कि जब वित्त का मांग करने वाला अपना प्रतिभूति जारी करती है पूर्ति पक्ष को, तो पूर्ति पक्ष तुरंत जाकर लपक लेता है, हमको तुरंत चाहिए, अभी पैसा लीजिए। यानी खरीद बिक्री तेज गति से, बहुत ज्यादा। तो मुद्रा बाजार में व्यवहारिक रूप से तरलता होती ही है, फिर भी तरलता बनाने के लिए सरकार किसकी स्थापना की है? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया का काम किया है मुद्रा बाजार में तरलता को। डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया का क्या काम है? मुद्रा बाजार का अगली विशेषता है कि यहां व्यवहार मतलब खरीदने बेचने की प्रक्रिया को वित्त बाजार में क्या करते हैं? व्यवहार कहते हैं। ठीक है, वित्त बाजार में प्रतिभूति को खरीदना और बेचना क्या कहते हैं? व्यवहार। जब आपको कोई कह देगा कि हम प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये नहीं समझिएगा कौन सा व्यवहार हो रहा है, ये समझ लीजिए कि या तो वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है, या हो सकता है बेच। दोनों पद शामिल है। वित्त बाजार में हम व्यवहार कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई प्रतिभूति को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जो है ब्रोकर यानी दलाल के थ्रू होता है। आपको अपनी प्रतिभूति पूंजी बाजार में बेचना है या खरीदना है तो आपको संपर्क करना पड़ेगा किससे? दलाल से, यानी ब्रोकर से। ब्रोकर वो भी जो सेबी में रजिस्टर हो। तो अर्थात पूंजी बाजार में आपका सारा काम, आपको प्रतिभूति बेचना है या खरीदना है, किसके थ्रू होगा?
लेकिन मुद्रा बाजार वित्त बाजार का वह भाग है जहां पर कोई दलाल नहीं होता है। वित्त के मांग और पूर्ति पक्ष अपने आप आपस में बात करके खरीद बिक्री कर लेते हैं। चूंकि मुद्रा बाजार में दलाल अनुपस्थित है, इसीलिए खरीदने बेचने की लागत क्या होती है? बहुत कम होती है। उसके बाद अगली विशेषता है मुद्रा बाजार की, अगली विशेषता है मुद्रा बाजार की कि मुद्रा बाजार में व्यवहार द्रुत गति से होता है। व्यवहार द्रुत गति से होता है। द्रुत गति समझते हैं ना? तीव्र गति, यानी इसका पर्यायवाची तीव्र भी हो गया। व्यवहार मतलब समझ गए? व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार द्रुत गति से होता है, मतलब क्या? तुरंत बिक गया, तुरंत बिक गया, तुरंत पैसा मिल गया, तुरंत लोग खरीद लिया, तुरंत आपको पैसा दे दिया, कोई लेट लतीफी नहीं। यानी कि बहुत तेजी से निपटारा हो जाता है। अभी खरीदे हैं और उसका निपटारा 5 मिनट के बाद ही हो जाएगा, या कल खरीदेंगे उसका निपटारा आज ही कर लीजिए, फोन पर ही कर लीजिए। इतनी तेज गति से यहाँ पर वित्त की मांग, वित्त की खरीद बिक्री हो जाती है, अर्थात प्रतिभूति की खरीद बिक्री हो जाती है। तो एक बार पुनः हम मुद्रा बाजार पर आते हैं। मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां पर अल्पकालीन प्रतिभूति का खरीद और या अल्पकालीन प्रतिभूति की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को कौन कहते हैं? खरीद बिक्री कौन करेगा? तो वित्त की मांग पक्ष, वित्त की पूर्ति पक्ष, वही दोनों आपस में करेगा। उसके बाद मुद्रा बाजार में तरलता क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात इस बाजार में कोई भी प्रतिभूति तुरंत बिक जाते हैं या तुरंत खरीद लिए जाते हैं। फिर भी मुद्रा बाजार में तरलता को बनाए रखने के लिए सरकार ने किसकी स्थापना की है? DFHI की। किसकी स्थापना की है? DFHI का क्या काम है? DFHI का क्या काम है? मुद्रा बाजार में तरलता को बनाए रखना। उसके बाद मुद्रा बाजार में व्यवहार की लागत बहुत कम होती, अर्थात खरीदने बेचने में ज्यादा खर्चा करना पड़ता, और इसलिए ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता कि इस मार्केट में कोई दलाल। इसके विपरीत पूंजी बाजार में हर एक प्रतिभूति का क्रय विक्रय जो है वह कौन करता है? उसके बाद मुद्रा बाजार में व्यवहार क्या होता है? द्रुत गति से तुरंत ही संपन्न हो जाता है। तो वित्त बाजार क्या है आप समझे? वित्त बाजार वो बाजार है जो वित्त के मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। वित्त बाजार दो प्रकार के होते हैं, मुद्रा बाजार और। अब आप कहिएगा कि ये कटौती क्या है? कटौती क्या है? तो कटौती है अंकित मूल्य अब माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं? कटौती कहते हैं। मतलब ट्रेजरी बिल मान लीजिए कितना का है? 100 रुपया का है, तो आरबीआई सरकार की तरफ से ट्रेजरी बिल कौन बेचता है? आरबीआई। आरबीआई ने उसको कितना बेचा? 90 दिन। तो कटौती कितना है? जो खरीदा है, फिर यानी कि इसको कटौती पर ही जारी किया, तो अंकित मूल्य यानी कि ट्रेजरी बिल है 100 रुपया का, लेकिन आरबीआई से बेचा कितना में? अब पुनः आरबीआई जब ट्रेजरी बिल लेगा, यानी भुगतान अवधि पूरी हो जाएगी, जब लेगा तो वो भुगतान कितना करेगा भाई? इससे जो लिया उसको फायदा कितना हो गया? तो ट्रेजरी बिल खरीदार को फायदा किससे होता है? कटौती से होता है। किससे होता है? अब ये तय है कि कटौती कितना दे रहा है आरबीआई। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो अब तो ये तो क्लियर है कि अधिकतम 1 साल से जारी किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है। तो ट्रेजरी बिल 14 दिन के लिए जारी किया जाता है, 91 दिन के लिए जारी किया जाता है, 181 दिन के लिए जारी किया जाता है, और 364 दिन के, और 182 दिन के,
यानी कि 14 दिन के लिए भी ट्रेजरी बिल जारी किया जा सकता है। यानी ट्रेजरी बिल जारी कर दिया, बैंक उसको खरीद लिए, फायदा क्या होगा? और 14 दिन का ट्रेजरी बिल है तो 14 दिन के बाद आरबीआई को जाकर के उसको दे आइए और जितना अंकित मूल्य है ट्रेजरी बिल का वो आपको क्या होगा? मिल जाएगा। तो 14 दिन के लिए भी ट्रेजरी बिल जारी किए जा सकते हैं, 91 दिन के लिए भी, 182 दिन के लिए भी, 364 दिन के लिए। इससे अधिक दिन के लिए जारी नहीं हो सकता है क्योंकि यह मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है। क्लियर हो गया? समझ गए? मुद्रा बाजार की पहली प्रतिभूति समझे? कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं, कटौती की सीमा जारी नहीं होगी। निश्चित है कि 14 दिन के लिए जारी होगा तो कटौती बहुत कम होगा, और 364 दिन के लिए जारी होगा तो कटौती ज्यादा होगा। वैसे कटौती क्या होगा? तो आरबीआई पहले टेंडर जारी करता है ट्रेजरी बिल का, जो बैंक सबसे कम कटौती पर उसके खरीदार होते हैं उसे ही आरबीआई ट्रेजरी बिल क्या करता है? दे देता है। जैसे आरबीआई ने पेपर में अनाउंस कर दिया कि ट्रेजरी बिल बेचना है सारा 182 दिन वाला है, व्यापारिक बैंक जो है अब जो है आवेदन भेजेगा कि हम जो है 10 रुपए कटौती के साथ लेंगे, तो कोई कह रहा 6 रुपया के साथ लेंगे, कोई कह रहा 4 रुपया के साथ लेंगे। तो जिसका कटौती सबसे कम होता है आरबीआई उसको सारा ट्रेजरी बिल क्या करती है? बेच देती है। एक ट्रेजरी बिल की कीमत न्यूनतम 25,000 होती है, उससे कम नहीं होती। एक ट्रेजरी बिल की कीमत न्यूनतम, जिसको भी खरीदना है वो 25,000 के मल्टीपल में ही उसको खरीद सकता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल को किस तरह से खरीद सकते हैं हम? 25,000 के मल्टीपल में। क्लियर हो गया? बात समझ गए? ट्रेजरी बिल पर किसी भी प्रकार का सरकार ब्याज नहीं देती है। ट्रेजरी बिल किस पर जारी किए जाते हैं? ट्रेजरी बिल पर सरकार किसी भी प्रकार का ब्याज, इसको किस पर जारी किया जाता है? कटौती पर। अर्थात ट्रेजरी बिल खरीदने वाले को फायदा क्या हुआ है? इस पर कोई ब्याज। क्लियर हो गया? और ध्यान दीजिए कि ऐसी प्रतिभूति जिस पर कोई ब्याज न मिले उस प्रतिभूति को जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ऐसी प्रतिभूति जिस पर कोई ब्याज न मिले उसे हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। तो एक तरह से ट्रेजरी बिल पर कोई ब्याज मिल रहा है, इसीलिए ट्रेजरी बिल क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या हुआ? अच्छा, बफरिंग हो रहा था। कोई दिक्कत है? आइए एक बार पुनः ऑनलाइन वाले को दिक्कत हो गया है। ट्रेजरी बिल जो है, ट्रेजरी बिल हिंदी में कहते हैं इसको खजाना बिल। ठीक है, एक बार पुनः हम इसको बता देते हैं। आप लोग बताइएगा खाली याद हुआ कि नहीं। हमको लगता है ट्रेजरी बिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। क्या? आइए देखते हैं एक बार फिर से। ट्रेजरी बिल हिंदी में क्या कहते हैं? जारी कौन करता है? सरकार। जारी कौन करता है? सरकार के तरफ से आरबीआई इसको बेचता है। कितने दिन के लिए जारी? 364 दिन। जब सरकार को मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, और मुद्रा बाजार की पहली प्रतिभूति है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सरकार जारी करती है जब उसे कम समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए। अब 14 दिन के लिए पैसा की जरूरत है सरकार को, 91 दिन के लिए पैसा की जरूरत है सरकार को, 182 दिन के लिए जरूरत है पैसा को सरकार को। तो सरकार ये पैसा ट्रेजरी बिल जारी करके ऊपर कर लेती है। ट्रेजरी बिल सरकार जारी करती है और इसके जो खरीदार होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? बैंक या वित्तीय
जैसे LIC सब हो गया, यही सब सरकार का ट्रेजरी बिल खरीद लेते हैं। ट्रेजरी बिल पर कोई ब्याज सरकार नहीं देती है, लेकिन RBI से किस पर जारी करती है? कटौती पर। कटौती किसे कहते हैं? अंकित मूल्य माइनस, यानी कि जो ट्रेजरी बिल 100 रुपया का है उसे RBI ने बेचा बैंकों को मात्र कितना में? 90 रुपया में। 14 दिन के बाद फिर ट्रेजरी बिल जो RBI लेगा तो उसे भुगतान कर देगा कितना? यानी कि RBI ट्रेजरी बिल को हमेशा अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचती है, जबकि भुगतान अवधि पूरा होने पर भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है। यानी कि इस पर कोई ब्याज सरकार नहीं दे रही है, लेने वाले को फायदा किस रूप में होता है? और जिस प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दी जाती है उसे हम जीरो कूपन, और इस तरह से ट्रेजरी बिल क्या है? हमको लगता है आप सब कुछ समझ गए हैं। अब दूसरा आए, कॉमर्शियल बिल या कॉमर्शियल पेपर, सॉरी पेपर, कॉमर्शियल पेपर बिल दूसरा प्रतिभूति है। मुद्रा बाजार का दूसरा प्रतिभूति कौन है? कई ऑनलाइन वाला सब समझ गया? RBI जो है ना, ट्रेजरी बिल जो बेचेगी कैसे? अखबार में दे देती है, अखबार में एड दे देती है कि ट्रेजरी बिल बेच रहे हैं। क्लियर है ना? कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? अच्छी साख वाली कंपनी। अच्छी साख वाली कंपनी जैसे रिलायंस जियो हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, ये सब भारत की क्या है? अच्छी साख वाली कंपनी। मतलब ये कंपनी पैसा लेकर भागने वाला या डूबने वाला नहीं है। और वहीं पेटीएम अच्छी साख वाली कंपनी कहिएगा? नहीं, कभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अच्छी साख वाली कंपनी से तात्पर्य है जो कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भविष्य में उसके फेल्यूर होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे टाटा कंपनी हो गया, क्या लगता है आगे फेल्यूर हो जाएगा? नहीं। महिंद्रा फेल्यूर हो जाएगा? अशोक लीलैंड फेल्यूर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। ये सब अच्छी साख वाली कंपनी। तो जब अच्छी साख वाले कंपनी को तत्काल कुछ पूंजी की जरूरत होती है तो वह क्या जारी करता है? कॉमर्शियल पेपर जारी करते हैं। यानी अल्पकालीन ऋण की जब भी जरूरत पड़ती है अच्छी साख वाली कंपनी को तो वो कॉमर्शियल पेपर जारी करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह सरकार को अल्पकालीन ऋण की जरूरत हुई थी, ट्रेजरी बिल जारी किया था, ठीक उसी तरह कंपनियां क्या जारी करती है? कॉमर्शियल पेपर। कोई दिक्कत? अब इसके खरीदार कौन होते हैं? इसके खरीदार भी कौन होते हैं? बैंक या वित्तीय संस्था। यानी जो जो ट्रेजरी बिल को खरीद रहा था वही वही कॉमर्शियल पेपर को खरीदती है। और ये 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के लिए जारी की जाती है। कॉमर्शियल पेपर न्यूनतम कितने दिन के लिए जारी हो सकते हैं? अब कॉमर्शियल 15 दिन के लिए जारी होते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? अब यह जारी हो सकता है 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के। तो मान लीजिए कि अब 15 दिन के लिए जारी किया टाटा कंपनी, तो टाटा कंपनी जारी किया, खरीदा PNB। जैसे ही डिपॉजिट ये जारी कौन करती है? बैंक। यानी बैंक को ही पैसा की जरूरत पड़ती है जब तो जारी करती है कौन? जमा प्रमाण। और इसके खरीदार कौन होते हैं? खरीदार इसको कोई एक व्यक्ति खरीद सकता है,
कोई एक संस्था खरीद सकता है, कोई एक संघ खरीद सकता है, कोई एक कंपनी खरीद सकता है, कोई एक फर्म खरीद सकता है। यानी इसको खरीदने वाला ढेर सारा है। यानी आप भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद सकते। एक थोड़ा सा है कि इसमें आम आदमी की भागीदारी हो गई है, फिर भी जहां पर कंपनी भी खरीदार के श्रेणी में है, संस्था भी खरीदार के श्रेणी में है, तो व्यक्ति का पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो जमा प्रमाण पत्र बैंक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी करती है। बैंक को जब जरूरी पैसा की पड़ जाती है तत्काल तुरंत, तब वो क्या जारी करती है? जमा प्रमाण पत्र। और इस जमा प्रमाण पत्र को कौन खरीदते हैं? इसको व्यक्ति भी खरीद सकता है, इसको संस्था भी खरीद सकता है, व्यक्ति भी खरीद सकता है और संस्था भी खरीद सकता है, संघ भी खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकता है और फर्म भी खरीद सकता है। इसकी न्यूनतम राशि कितनी होती है? 5 लाख। यानी जमा प्रमाण पत्र खरीदना है तो न्यूनतम कितना खरीदना पड़ेगा? और इसकी अवधि 91 दिन से लेकर 1 साल तक रहती है। यानी न्यूनतम जमा प्रमाण पत्र कितने दिन के लिए खरीद सकता है? अधिकतम 1 साल। क्लियर है? और कुछ समय के बाद इसको आप बेच भी सकते किसी दूसरे व्यक्ति को। कितने समय बाद? 45 दिन के बाद इसे किसी दूसरे के हाथ में आप बेच सकते। क्लियर है? इस पर ब्याज दर देती है बैंक कुछ। और अंतिम प्रतिभूति है कॉमर्शियल बिल। यानी मुद्रा बाजार में कितना प्रतिभूति चलती है? 5। मुद्रा बाजार में कितनी प्रतिभूति? 5 प्रतिभूति। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल जो है यह आयात निर्यात को आसान बनाने के लिए है या व्यापार को आसान बनाने के लिए है। अब मान लीजिए कि विक्रेता है, इधर कौन है? क्रेता है। क्रेता को माल तुरंत चाहिए, जो भी विक्रेता के पास माल है वो तुरंत चाहिए क्रेता को, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? तो इसी समय काम आता है क्या? कॉमर्शियल पेपर। यानी कि कोई मान लीजिए आयात करता है, ठीक है, और एक क्या है? निर्यात करता है। निर्यातकर्ता को माल लेना है किससे? आयातकर्ता से। एकदम जरूरी है लेना, और इसके पास पैसा है ही नहीं। इसको डर है कि दे दिया ये अपना देश में जाके, अब वो हमें बिहार में जाकर छुप जाएगा, कहाँ इसको हम ढूंढते फिरेंगे? क्या जी है ना दिक्कत? दोनों को दिक्कत है। इसको माल नहीं मिलेगा तो इसका बिजनेस बेकार हो जाएगा। ये रो रहा है कि हमको दीजिए माल, हम इतना दिन से ये काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो हम पर विश्वास कायम हो रहा है। अब आयातकर्ता कहता है कि तुम दूसरा देश का है, तुम भाग जाएगा, तुम्हारे देश में हम कहाँ खोजते फिरेंगे। अब ये माल दे नहीं रहा है, इसको जरूरी है। अब क्या करेगा? इसी तरह के असुविधा को दूर करने के लिए कौन प्रतिभूति है? सीधा आयातकर्ता कहेगा अच्छा बाबू पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल बिल है हमारे पास, इसको निकालते हैं। तो कॉमर्शियल बिल निकालेगा कौन? या विक्रेता। कॉमर्शियल बिल जारी कौन करेगा? विक्रेता। या कॉमर्शियल बिल जारी कर दिया। अब कॉमर्शियल बिल जारी कर दिया, इसको स्वीकार कौन करेगा? अर्थात स्वीकार करने का मतलब होता है कि हम दस्तखत कर दिए। मान लीजिए कि हमें हमको ही लेना है, तो हम इसके द्वारा जारी कॉमर्शियल पेपर पर क्या किए? साइन कर दिए। साइन किए तो कॉमर्शियल पेपर ये अपने पास रख लिया, साइन कर लिया, तो एकदम लीगल टेंडर हो गया कि पैसा अब मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये नहीं भी देगा तो आपको बैंक से मिलेगा। कॉमर्शियल पेपर उस स्थिति में काम आते हैं जब क्रेता को सामान लेना या माल लेना जरूरी होता है और उनके पास पैसा नहीं होते हैं,
और आयातकर्ता या विक्रेता को भी ये संशय बना रहता है कि हम उधारी दे देंगे तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। इसी स्थिति की समस्या का समाधान के लिए कॉमर्शियल बिल नामक प्रतिभूति है, जो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इसको स्वीकार कौन करता है, और स्वीकार ये करता है कि इतना दिन के बाद हम पैसा दे देंगे। उससे पहले इसको जरूरी होगा पैसा का। मान लीजिए कि ये दस्तखत क्या है कि आगामी 15 तारीख को हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इस विक्रेता या आयातकर्ता को 10 तारीख को पैसा की जरूरत पड़ गया है, तो ये विक्रेता या आयातकर्ता कॉमर्शियल बिल को लेकर चले जाएंगे कहां, बैंक, और बैंक उससे पूरा पैसा देगी। क्लियर है बात, समझ गए। कॉमर्शियल पेपर न्यूनतम कितने दिन के लिए, 90 दिन से अधिक के लिए जारी नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया, मुद्रा बाजार खत्म हो गया है। एक बार मुद्रा बाजार को देख लीजिए तो ऑनलाइन कुछ दिक्कत है, इसको ऑनलाइन कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। बफरिंग हो रहा तो बोले काहे न हो, हाँ? वीडियो में भी बफरिंग करेगा। बहुत ज्यादा बफरिंग करिएगा तो बोलिएगा ना हमको भी, तो बफरिंग हो रहा है, रुक जाइए। बफरिंग काहे कर रहा है, नेट का प्रॉब्लम है। यार क्लास का सत्यानाश करवाए हैं आप। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहीं पर स्टॉप करते, आगे कल।